स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम क्लास 10 साइंस का जो केमिस्ट्री है इसका फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा है। और जैसा कि हमारे कुछ छात्रों का सुझाव आया है कि मैट्रिक के परीक्षा में अब समय कम है, इसलिए पूरे चैप्टर का लाइन बाय लाइन अध्ययन न करके और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाया जाए। तो आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और कल से आपको 2026 वार्षिक परीक्षा के सभी विषयों के लिए आपको विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के माध्यम से व्याख्यात्मक रूप से आपकी तैयारी कराई जाएगी, जिससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और 2026 के वार्षिक परीक्षा में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि आप किसी प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में न हो। तो इसके लिए हमारा चैनल पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। तो चलिए, जहाँ तक मैंने इसको छोड़ा था उसके आगे आज हम इसे पूरा कर लेते हैं। तो हम लोगों ने द्वीप विस्थापन अभिक्रिया तक पढ़ लिया। द्वीप विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद विभोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया, इन सबको पढ़े थे। और उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया को पढ़े थे और विस्थापन के बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी हमने पढ़ लिया है। तो आज हम उसी से आगे अपने पाठ्यक्रम को बढ़ाएंगे। अब हम अगला जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे वह है उपचयन एवं अपचयन। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को एक क्रियाकलाप 1.11 के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। यहाँ हमारा ये चाइना डिश, ये पूरा जो आप बर्तन देख रहे हैं ये चाइना डिश, और इस चाइना डिश में ये कॉपर का चूर्ण जो है, ये कॉपर का चूर्ण जो है यह लिया गया और उसके बाद एक ये बर्नर है, बर्नर की सहायता से इसे गर्म किया गया। गर्म करने पर कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। जब इसे कॉपर के चूर्ण को चाइना डिश में डालकर और जब बर्नर की सहायता से गर्म किया जाता है तो इस कॉपर के चूर्ण के ऊपर एक काली परत, ये वाला जो परत है, ये काली जो परत है, लेयर है, वो चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड, कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना। जब हमने कॉपर के चूर्ण को बर्नर की सहायता से चाइना डिश में रखकर गर्म किया तो कॉपर और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई और इसके कारण कॉपर ऑक्साइड बना। तो यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर और ऑक्सीजन के संयोग से बना। तो यदि इस गर्म पदार्थ Cu को कॉपर ऑक्साइड के ऊपर
हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, ये जो ऊपर वाला परत है कॉपर ऑक्साइड का, इसके ऊपर यदि हम हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है। तो जो काली परत कॉपर के फिल्म के ऊपर बना है वह भूरे रंग का हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया गया और इसको गर्म किया गया, तब हमें फिर कॉपर प्राप्त हो गया और ये जलवाष्प की प्राप्ति हो गई है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ। तो जैसा कि 1.28 में जो रासायनिक समीकरण है उसमें कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई थी, और 1.29 जो समीकरण है उसमें जब हम हाइड्रोजन गैस कॉपर ऑक्साइड के परत के ऊपर प्रवाहित करके गर्म करते हैं तो फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कॉपर ऑक्साइड में, तो एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक जगह ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एक जगह ऑक्सीजन का में वृद्धि हो रही है और एक जगह ह्रास हो रहा है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, इसलिए यह अपचयित हुआ। यानी अगर ऑक्सीजन का किसी रासायनिक अभिक्रिया में ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि यह अपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, एक जगह फिर हम देख रहे हैं कि H2O बन रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यह उपचयित हुआ। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा जो अभिकारक है वह अपचयित होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ कॉपर ऑक्साइड में यहाँ देख रहे हैं कि कॉपर का ह्रास हो रहा है तो उपचयन होगा, और यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पर अपचयन होगा। तो इस दोनों प्रकार की अभिक्रिया एक साथ चल रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण से देखते हैं। यहाँ जिंक ऑक्साइड है और यहाँ कार्बन है, तो जिंक से यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो उपचयन, ये कौन सा अभिक्रिया हो गया? अपचयन अभिक्रिया हो गया। फिर देख रहे हैं कि जो कार्बन है इसके साथ ही ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना ले रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो इस स्थिति में यहाँ जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो इसको उपचयन अभिक्रिया कहेंगे, और जब ऑक्सीजन का यहाँ ह्रास होगा, यहाँ ह्रास हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जो है ये साथ साथ चल रही है, इसलिए सम्मिलित रूप से इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड है और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है और यहाँ क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है। तो अभिक्रिया 1.131 में कार्बन उपचयित होकर CO, कार्बन जो है उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तथा ZnO अपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका उपचयन हो रहा है। तो इस तरह से जिंक बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन में उपचयित हो रहा है। यहाँ हम तथा MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो इस अवधारणा को हमें समझ लेना है। और फिर यहाँ एक्टिविटी 1.1 पर ध्यान दीजिए, जो बहुत पहले था, मैग्नीशियम के ज्वाला वाला था, तो उससे भी हम उपचयन और अपचयन को समझ सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट है हमारा, क्या अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? संसारण आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती है। लोहा की वस्तु जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं वह वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और कुछ दिन अगर छोड़ दिया जाता है तो वही जो चमकीली वस्तु थी लोहे की बनी, उस वस्तु के ऊपर एक लाल रंग का यानी लालिमा रंग का एक भूरा रंग जो है उस पर चढ़ जाता है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। जो धातु आसानी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है उन सभी धातुओं के साथ ऐसा ही होता है। क्या आपने चांदी तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण। तो जंग लगने के कारण धातुएं संक्षारित हो जाती है, यानी उसकी जो ऊपर की परत है वह घिस जाती है। तो इस प्रकार आज हम आगे इसे देख रहे हैं कि संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बने वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। यदि हर साल लोहा में संक्षारण हो जाए, जंग लग जाए, तो हर साल हमें लोहा को बदलने में बहुत अधिक पैसे खर्च करने होंगे। तो अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। और अंतिम जो इसका पाठ है वो है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री, वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें तेल की मात्रा ज्यादा हो, जब लंबे समय तक रखी रह जाती है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल, उपचयित का मतलब है कि ऑक्सीजन की मात्रा जब तेल में बढ़ जाती है, एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है, यानी उनका गंध जो है वह विकृत हो जाता है, यानी जो अच्छा गंध आ रहा था अब वो खराब गंध आने लगता है, सड़ा हुआ टाइप का, तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय अथवा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीजन एंटीऑक्सीजन मिलाए जाते हैं। इसलिए जिस खाद्य पदार्थ में जो तैलीय है या जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा है तो उसमें ऑक्सीजन के साथ उपचयन को रोकने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। तो वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यदि हम ऐसे बर्तन का उपयोग करें जिसके अंदर वायु प्रवेश नहीं करे तो क्या होगा? ये जो उपचयन है यानी ऑक्सीजन के साथ जो रासायनिक अभिक्रिया करती है ये तेल और वसा, यह धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो, यानी चिप्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न करे और इसके कारण चिप्स लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
तो इस तरह से आज हमारा ये चैप्टर है ये समाप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे कि अगले दिन से कल से आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के हिसाब से अपनी तैयारी को पूर्ण करेंगे और हर लेक्चर के माध्यम से सभी विषयों को, चूंकि आप और एक शिकायत है कि आप लोगों का व्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो ये आपका सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करते जाइए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी वीडियो जैसे ही बनेगा अपलोड होगा, आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने से यही फायदा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए।